चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। राइट, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एग्जाम में ये पूछा भी जाता है, अलग से आ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की परासंरचना के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। सिर्फ डायग्रामेटिक ढंग आपसे यहाँ पर डायग्राम का लेवल पूछा जा सकता है, तो उसमें थोड़ा सा आपको कुछ लिखना भी पड़ेगा। तो थ्योरी में लिख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन करने पर, माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन यानी स्टडी करने पर इसमें डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स यानी संरचनाएं दिखाई देती हैं, सीन होती हैं। जैसे नई लाइन से लिखें, संरचनाएं दिखाई देती हैं जैसे, जैसे नहीं बल्कि नई लाइन से लिखिए, एक लाइन छोड़ करके नई लाइन से लिखें फिलहाल। ठीक है, स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर, माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है, पाया जाता है, पाया जाता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अदर कंपोनेंट्स को, अदर कंपोनेंट्स को चारों ओर से, अदर कंपोनेंट्स को चारों ओर से घेरे रहती है, घेरे रहती है, जिसे जिसे यूनिट मेम्ब्रेन, जिसे यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसे यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं। आगे लिख लें, इस मेम्ब्रेन के बाहर की ओर, आउटसाइड से यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं, इस मेम्ब्रेन के बाहर की ओर आउटर मेम्ब्रेन, बाहर की ओर आउटर मेम्ब्रेन तथा अंदर की ओर इनर मेम्ब्रेन पाई जाती है। बाहर की ओर आउटर मेम्ब्रेन तथा अंदर की ओर इनर मेम्ब्रेन पाई जाती है, एवं इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, यानी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस पाया जाता है, एक स्पेस पाया जाता है, जिसे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल, जिसे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं, जैसे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। राइट, चलिए आगे लिखें, लाइन से लिखें, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ यानी चिकनी होती है, स्मूथ होती है, तथा इनर मेम्ब्रेन, तथा इनर मेम्ब्रेन अंदर की ओर, इनर मेम्ब्रेन अंदर की ओर फोल्ड होकर, अंदर की ओर फोल्ड होकर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फोल्ड होकर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन
को बनाती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बनाती है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। जैसे कि अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया देखें तो ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन जो इसकी है वो अंदर की ओर फोल्ड होकर के क्या बना रही है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है, जैसे हम लोग क्या कह रहे हैं, क्रिस्टी कह रहे हैं। दैट इज कॉल्ड क्रिस्टी। ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं बेटा, क्रिस्टी कहते हैं। नए लाइन से लिख लें, इनर मेम्ब्रेन ब्रैकेट में क्रिस्टी, इनर मेम्ब्रेन ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा क्रिस्टी, यानी कि जो क्रिस्टी है इसके ऊपर, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर अनेक, मैनी स्मॉल स्ट्रक्चर, अनेक छोटी छोटी संरचनाएं, अनेक स्मॉल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिन्हें F0 F1 पार्टिकल, जिन्हें F0 या F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम, F0 F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम, या इसी को हम लोग डायरेक्ट F1 पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं, F1 पार्टिकल, या इसको हम लोग फर्नांडेज मोरल पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। ये फर्नांडेज साहब थे, इन्होंने सबसे पहले इसको खोजा था, फर्नांडेज मोरल पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो इस क्रिस्टी के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, स्मॉल, ठीक है, जिन्हें हम लोग क्या बोल रहे हैं, F0 F1 पार्टिकल या F1 पार्टिकल या ऑक्सीजोम। ठीक है, नाइन से लिखे बेटा, नाइन से लिखे, किन्हीं दो क्रिस्टी के बीच में पाए जाने वाले इंट्रा क्रिस्टिडल स्पेस, पाए जाने वाले स्पेस को इंट्रा क्रिस्टिडल स्पेस कहते हैं, इंट्रा क्रिस्टिडल स्पेस कहते हैं। इतना समझ में आ गया, मतलब हमने ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को अच्छे से समझ लिया। अब देखिए नई लाइन से लिखें, अब माइटोकॉन्ड्रिया के डेफिनेटली जो इनर मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के द्वारा जो अंदर स्पेस बनना है, उस स्पेस में क्या क्या हो सकता है। तो नई लाइन से लिखें, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जेली लाइक फ्लूइड भरा रहता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इसे शॉर्ट में आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मिट मैट्रिक्स, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। आगे लिखें, इस मैट्रिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इस मैट्रिक्स में डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं dsDNA, ठीक है, डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए, कॉमा 70th टाइप ऑफ राइबोसोम। सर ये 70th टाइप ऑफ राइबोसोम तो हम लोगों ने बैक्टीरिया के अंदर पढ़ा था, तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया है? यस, माइटोकॉन्ड्रिया आर द बैक्टीरिया। सर बैक्टीरिया क्यों कह रहे हैं आप, बैक्टीरिया है तो हमारे सेल में क्यों आया? अरे यार इवोल्यूशनरी प्रोसेस के कारण, इवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंतर्गत क्या हुआ होगा कि जो साइनोबैक्टीरिया रहा होगा, ठीक है, या जो ऐसे बैक्टीरिया जो एरोबिक रेस्पिरेशन कराते होंगे, वो बैक्टीरिया क्या किए होंगे
यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर आए होंगे। अब आपको पता है बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन एक ही होता है, सिंगल होता है, उसमें सेल वॉल पाई जाती है, कुछ में सेल वॉल पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो इवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंतर्गत ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर, या यूकैरियोटिक सेल जब बन रहा होगा तो ये माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या हुआ होगा, या ये जो एरोबिक बैक्टीरिया था ये इसके अंदर आया, जिसके कारण अब आपको पता है, देखो एक सेल है, ठीक है, ये सेल का मेम्ब्रेन है सिंगल, और एक ये बैक्टीरिया है कोई जो कि मान लो एरोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया है, लेकिन इस बैक्टीरिया को एरोबिक रेस्पिरेशन कराने के लिए कुछ स्ट्रक्चर का दरकार पड़ता है, वो उसके पास नहीं थे, तो इसने क्या किया, इसने दूसरे से सहारा लिया कि भैया आप हमको अपने अंदर आने दो। जब ये इसके अंदर जाएगा तो ये मेम्ब्रेन भेद कर थोड़ी ना जाएगा, ये मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करेगा इस तरीके से, और जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ इस तरीके से मूव कर जाएगी, और ये जो बैक्टीरिया है इसको भेदते हुए अंदर की तरफ आ रहा है। अब इसके चारों तरफ जब हुआ होगा कि ये अलग हो गया मेम्ब्रेन, और ये मेम्ब्रेन अलग होकर के सेंट्रल पार्ट में आ गया जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड था, अब ये डबल हो गया, देन ये बाहर से क्लोज हो गया, समझे। और इसके अंदर क्या क्या पाया जा रहा था, इसके अंदर इसका खुद का डीएनए पाया जा रहा था जो कि रेप्लिकेशन कर सकता है, इसके अंदर खुद का राइबोसोम पाया जा रहा है जो कि क्या कर सकता है, खुद का प्रोटीन बना सकता है, ठीक है। इसके अंदर कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम भी पाए जा रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम भी पाए जा रहे हैं जिससे ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को करा सकता है, लेकिन ये सभी क्रियाओं को कराने के लिए इसके पास में कुछ, हम ये कह सकते हैं प्लेस का दरकार नहीं हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि फ्लूइड इसके अंदर कम है, या कुछ ऐसे एंजाइम है या कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो जिस कारण ये एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करा पा रहा था, यानी कि ग्लूकोज पार्टिकल को तोड़ने के बाद में ये अच्छे से, यानी कि हम ये कह सकते हैं ग्लूकोज पार्टिकल को तोड़ नहीं पा रहा था, सिंपल है। तो ग्लूकोज पार्टिकल को साइटोप्लाज्म में तोड़ा जाता है कोशिका के, देन साइटोप्लाज्म में तोड़ने के बाद में जो भी कंपोनेंट बनता है उसको पहुंचा दिया जाता है कहां, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो कि एक तरीके का एरोबिक बैक्टीरिया ही था। समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, खैर आपको नहीं पूछा जाएगा, नीट वगैरह में पूछा जाता है। तो अभी यहां पर आप इतना समझे कि इसमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, देन यानी इसका खुद का डीएनए हो गया, यानी सेल के अंदर तो डीएनए पाया ही जा रहा था, लेकिन ये भाई साहब जो सेल ऑर्गेनेल है इसके अंदर खुद का डीएनए है, हाँ हाँ भैया इसके अंदर खुद का डीएनए है, और इसके साथ साथ इसके अंदर खुद का क्या है भी है जिससे प्रोटीन कर सकता है, ठीक है। तथा 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 इसमें एंजाइम भी तथा इसमें एंजाइम भी पाए जाते हैं, एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं, तथा इसमें एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी को क्या करते हैं बेटा, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो जितने भी स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, जैसे कि इसका डीएनए हो गया, इसका यहां पर 70s टाइप ऑफ राइबोसोम हो गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स हो गए, ये सभी यहां पर क्या कर रहे हैं बेटा, ये सभी के सभी यहां पर इसके हम ये कह सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटीज हो रही हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एक्टिविटी हो रही, क्रिया हो रही है, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर फटाफट इसके डायग्राम को देख लेते हैं, देन डायग्राम को देखने के बाद में इसके फंक्शन को देखते हैं, उसके बाद में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया फिनिश हो जाएगा, राइट। चलिए तो यहाँ पर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। सबसे बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर पाया जा रहा है बेटा, ये इसका कहलाता है आउटर मेम्ब्रेन या आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, राइट, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक। इसके ठीक नीचे अगर आप देखें, अंदर की ओर एक और स्ट्रक्चर या एक और लेयर पाई जा रही है जिसको हम लोग बोल रहे हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो ये जो अंदर की ओर स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड इनर
माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस पाया जा रहा है, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या पाया जा रहा है, एक स्पेस पाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या पाया जा रहा है, एक स्पेस पाया जा रहा है जो कि पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। देखिए जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है, यानी कि आपको पता है ये कहां पाया जा रहा है, कहां पाया जा रहा है, साइटोप्लाज्म में ये पाया जाता है। पहली बात इसको समझिए, साइटोप्लाज्म में एक्चुअल में क्या होगा कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो C6H12O6 होता है इसको तोड़ दिया जाता है पायरुविक एसिड में। किसमें तोड़ा जाता है, पायरुविक एसिड में। ये जो पायरुविक एसिड होता है, ये पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म से जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने से पहले ये आएगा पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। ठीक है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ये जो पायरुविक एसिड है इसको चेंज कर दिया जाता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। समझ रहे हैं, ये सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। तो पायरुविक एसिड को चेंज किया जाता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर, एक एंजाइम पाया जाता है स्पेशली, ठीक है, जिसको हम लोग पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कहते हैं। ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करेगा, पायरुविक एसिड को चेंज कर देता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कंपाउंड। ठीक है, जैसे ही ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कंपाउंड बनता है, या हम ये कह सकते हैं, सर ये तो एक मैंने पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स हम ये कह सकते हैं जो बनता है, इसमें क्या होता है, दो एसिटिल कोएंजाइम OAA होते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होगा, एसिटिल कोएंजाइम A होगा और NADH2 बनता है। इन दोनों को क्या किया जाता है, यहां से अब ट्रांसफर कर दिया जाएगा इसके अंदर। अब बाकी का प्रोसेस जो होगा वो इसके अंदर होगा, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियल हम ये कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर जो बाकी का प्रोसेस होगा वो होगा, जैसे कि मैंने बताया कि जब मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा इसका तो मैं बताऊंगा कि इसमें पहला प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस होता है, मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन में पहला प्रोसेस क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है, जो कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ दिया जाता है पायरुविक एसिड में। ये प्रोसेस डेफिनेटली साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। बाकी के 3 और प्रोसेस होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पायरुविक एसिड का ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, देन क्रेब साइकिल के बाद में यहां पर होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS। ठीक है, तो ETS जो होता है वो इसके क्रिस्टी में पाया जाता है स्पेशली। तो हायर लेवल की बात हो गई, इसको बहुत डिटेल में नहीं समझना है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि हाँ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। रेस्पिरेशन अगर आगे होगा इसके अंतर्गत पूछा जाएगा तो मैं डेफिनेटली इसमें आपको सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ा दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी इसमें इतना नहीं है तो आप सिर्फ इसको इतने लेवल पर ही समझें। चलिए, तो यहां पर देखिए मैंने क्या बताया, बाहर की ओर आउटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पाया जा रहा है, अंदर की ओर इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पाया जा रहा है। इन दोनों के बीच में एक पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पाया जाता है जिसके अंदर पायरुविक एसिड को तोड़ दिया जाता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, चेंज कर दिया जाएगा एसिटिल को एंजाइम A में, और ये एसिटिल को एंजाइम A बाद में आएगा कहां, यहां पर। और यहां पर फर्दर क्रेब साइकिल है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अदर जो भी रिएक्शंस है उनको कंप्लीट कराता है। देखिए इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है, ये वाला इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं अंदर की ओर, इस तरीके से अंदर की ओर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है चारों तरफ से। आप देखें ये अंदर की ओर क्या कर रहा है, एक फिंगर लाइक, जैसे कि अंदर की तरफ फिंगर अराइज हुई हूं उसके जैसा यहां पर क्या कर रहा है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन किया है। इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। और एक खास बात कि जो यहां पर क्रिस्टी पाई जाती है, इस क्रिस्टी में आप देख रहे हैं कि दो क्रिस्टी के बीच में, यहां पर दो क्रिस्टी के बीच में एक स्पेस पाया जा रहा है, दैट इज एक ये वाला रीजन क्रिस्टी का है, एक ये वाला रीजन क्रिस्टी का, इसके बीच में जो स्पेस पाया जा रहा है दैट इज कॉल्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रा क्रिस्टिडल स्पेस, इंट्रा क्रिस्टिडल स्पेस। ठीक है, और जो इंट्रा क्रिस्टिडल स्पेस है ना यार, इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्रिस्टी है ना, या जो इंट्रा क्रिस्टिडल स्पेस है ना, इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंप्लीट होता है। ओहो, चलिए अब देखिए जो इंट्रा क्रिस्टिडल स्पेस है इसके ऊपर बहुत सारे इस तरीके से ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं सभी क्रिस्टी के ऊपर।
इस तरीके से ऑल क्रिस्टी पर पाया जा रहा है, तो मैं यहाँ पर कुछ ही पर बनाए दे रहा हूं, पाया बेसिकली सब पर जा रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, इन स्ट्रक्चर्स का नाम है F0 F1 पार्टिकल। दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज F0 F1 पार्टिकल, या इसको हम लोग बेटा बोलते हैं ऑक्सीसोम, या इसको हम लोग F1 पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। इसे सबसे पहले खोजा था फर्नांडेज ने, तो इसीलिए इस F0 F1 पार्टिकल को हम लोग फर्नांडेज मोरन पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं, या फर्नांडेज मोरन पार्टिकल। कितने नाम है सर, बहुत सारे नाम। इसका बहुत बड़ा रोग नहीं, बहुत बड़ा रोल होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ठीक है। ये फर्नांडेज मोरन पार्टिकल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है। और अगर आप इसको थोड़ा सा बाहर निकाल करके देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है। इसका बेस होता है, इस तरीके से हेड होता है, और एक रीजन स्टॉक पाया जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये बेस रीजन हो गया, जिसका स्टॉक वाला रीजन हो गया, और इसका हेड वाला रीजन हो गया। तो जो हेड और स्टॉक वाला रीजन है इसको हम लोग F1 पार्टिकल कहते हैं, और ये वाला F0 कहलाता है, इसको याद रखना। तो बेस वाला F0 कहलाता है और बाकी ये दो क्या कहलाते हैं, F1 कहलाते हैं, 1 की तरह दिख रहा है, तो इसीलिए इसको S0 F1 पार्टिकल के नाम से जानते हैं। चलो एक अलग बात है। अब देखिए ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर इस तरीके से बहुत सारा प्लाज्म भरा रहता है, ठीक है। इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या भरा रहता है बेटा, प्लाज्म भरा रहता है, द्रव्य भरा रहता है। इस प्लाज्म को नाम दिया गया है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब देखिए जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है ना, इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर क्या पाया जा रहा है, डीएनए पाया जा रहा है, पहली बात। अब इसके अंदर क्या क्या पाया जा रहा है वो समझ लें। तो इसके अंदर पाया जा रहा है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, यानी कि उसका खुद का डीएनए पाया जा रहा है। देन इसके साथ साथ इसमें इसका खुद का राइबोसोम भी पाया जा रहा है, ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में इस तरीके से, ठीक है। तो इसके अंदर क्या भी पाया जा रहा है, राइबोसोम भी पाया जा रहा है। तो इसके अंदर खुद का क्या है, राइबोसोम है, लेकिन ये राइबोसोम कैसा है, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। इसके अंदर 70S टाइप ऑफ राइबोसोम पाए जा रहे हैं। और भाई साहब इसके अंदर खुद का एंजाइम्स भी पाया जा रहा है, ऑन एंजाइम्स। इसके अंदर खुद का क्या पाया जा रहा है बेटा, एंजाइम भी पाया जाता है। तो यहां पर एंजाइम्स भी क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। चलो तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया हमारा किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। अब इस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हैं इजीली तरीके से, इसका नेमिंग कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो यहाँ पर मैंने समझा है इसको थोड़ा सा हटा दीजिएगा, बस बाकी इतना रखिएगा, ठीक है। तो इसका अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, राइट, जो कि एग्जाम में आपके लिए काफी बेनिफिटेड रहेगा, मतलब ले जाने के लिए नहीं बल्कि इसको अच्छे से तैयार करने के बाद में पढ़ने के लिए, कहने का अर्थ ये है हमारा, ठीक है। तो इसको तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन पूछा जाता है, ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है। तो हेडिंग डाल दीजिए फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, हेडिंग पड़ जाएगी फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी यहां पर रहेगी फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1-2 नंबर में, कि माइटोकॉन्ड्रिया के कार्यों के बारे में वर्णन कीजिए। तो लिखें इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक, माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन कहने का मतलब होता है बेटा ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हो, ऑक्सीजन की किसमें हो, प्रेजेंट में हो, उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। जो ऑक्सीजन की एब्सेंट में होता है उसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन 2 टाइप का हो गया इस तरीके से, ऑफ ऑक्सीजन और रेस्पिरेशन आर 2 टाइप, एरोबिक एंड एनारोबिक, राइट। तो माइटोकॉन्ड्रिया में स्पेशली क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, ठीक है, होता है। इसके अंदर फैटी एसिड, इसके अंदर फैटी एसिड का भी
सिंथेसिस यानी निर्माण होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ साथ फैटी एसिड जो होता है वो भी बनता है। ठीक है, लाइन से लिखें, माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन यानी मुख्य कार्य, मेन फंक्शन मुख्य कार्य न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज करना होता है। न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करके, ऐसे लिख लें, ऑक्सीडाइज करके एनर्जी को प्राप्त करना होता है, एनर्जी को प्राप्त करना होता है, जो कि यह एनर्जी ऊर्जा, जो कि यह एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी मॉलिक्यूल के रूप में स्टोर्ड कर ली जाती है, स्टोर्ड कर ली जाती है तथा इस क्रिया को एक्टिविटी को सेलुलर रेस्पिरेशन, इस क्रिया को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, इस क्रिया को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। चलिए से लिख लें, कोशिका के अंदर, सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन की क्रिया, सेलुलर रेस्पिरेशन की क्रिया मुख्य रूप से, सेलुलर रेस्पिरेशन की क्रिया मुख्य रूप से 4 भागों में, 4 पार्ट्स में कंप्लीट होती है, जिसमें या 4 स्टेप में कंप्लीट होती है, जिसमें पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस, कॉमा दूसरा स्टेप, पहला स्टेप क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस, कॉमा सेकेंड स्टेप ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, कॉमा थर्ड स्टेप क्रेब्स साइकिल व फोर्थ स्टेप क्रेब्स साइकिल्स व फोर्थ स्टेप ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और बेटा जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ना, फोर्थ स्टेप, तब ही क्या होते हैं 36 से लेकर के 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के इतना ATP नहीं बन पाएगा। चलो, मतलब बनते रहते हैं लेकिन इतना सारा ATP ETS में कंप्लीट होता है जाकर के, ठीक है, में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS में कंप्लीट होती है। लाइन से लिख लें, लाइन से लिख लें, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक तरीके से देखा जाए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विटेलोजेनेसिस, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विटेलोजेनेसिस की क्रिया होती है। अब विटेलोजेनेसिस क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप जानते हैं कि जो अंडे देने वाले प्राणी होते हैं, एग लेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर यॉक का जो फॉर्मेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया कराता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विटेलोजेनेसिस का प्रोसेस कौन कराता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। क्या लिखा, विटेलोजेनेसिस की क्रिया होती है जिसके पश्चात यॉक का फॉर्मेशन, जो कि एक न्यूट्रिटिव मॉलिक्यूल होता है, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस हम कह सकते हैं, फॉर्मेशन होता है।
लाइन से लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, लाइन से लिखें। माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल क्यों कहते हैं? देखो, सेमी मतलब खुद का, ऑटो मतलब स्वयं, सेमी मतलब स्वयं, ऑटो मतलब खुद ही ये क्या कर रहा है, कुछ चीजों को बना सकता है, इसीलिए इसको हम लोग सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहते हैं। क्योंकि इसमें खुद का डीएनए, आरएनए, राइबोसोम पाया जाता है। खुद का डीएनए, आरएनए, राइबोसोम पाया जाता है, जिसके द्वारा ये खुद की प्रोटीन व एंजाइम का फॉर्मेशन करा सकता है। एंजाइम का फॉर्मेशन कर सकता है और करता भी है, लेकिन ये फॉर्मेशन कराने के लिए इसको डिपेंड रहना पड़ता है साइटोप्लाज्म के ऊपर। बिना साइटोप्लाज्म के ये कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए डिपेंड्स होता है साइटोप्लाज्म के ऊपर। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल क्यों कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल इसलिए कहते हैं भैया, क्योंकि इसके अंदर खुद का डीएनए, खुद का आरएनए, खुद का राइबोसोम पाया जा रहा है। डीएनए पाया जा रहा है, रेप्लिकेशन कर सकता है, डीएनए से आरएनए बनेगा तो राइबोसोम के पास जाकर के प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकता है। रेप्लिकेशन भी हो रहा है, प्रोटीन भी बना रहा है, प्रोटीन एंजाइम भी बना रहा है, तो सब कुछ तो बन रहा है, लेकिन ये सब बनने के लिए क्या होना चाहिए? साइटोप्लाज्म के अंदर होना चाहिए। ये एक्सेप्शन है। तो क्या लिखा? फॉर्मेशन करा सकता है, लेकिन यह साइटोप्लाज्म पर डिपेंड रहता है। क्यों डिपेंड रहता है? इन एक्टिविटी को कराने के लिए, ठीक है, डिपेंड रहता है। ठीक है, और मैंने यहां पर एक पॉइंट ये बताया है कि जो दूसरा वाला है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड को एक्चुअल में हम लोग लिंक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लिंक रिएक्शन। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, अब देखिए यहां पर स्पेशली अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 3 रिएक्शंस हो रही हैं। पहला कौन सा हो रहा है? पहला यहां पर हो रहा है पहला यहां पर हो रहा है क्रेब्स साइकिल। दूसरा यहां पर हो रहा है लिंक रिएक्शन, ठीक है, और तीसरा यहां पर हो रहा है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होने के लिए लिंक रिएक्शन होना बहुत आवश्यक होता है। एक छोटी सी रिएक्शन, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, जो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड होता है इसको लिंक रिएक्शन नहीं कहता। लिंक रिएक्शन एक्चुअल में होता क्या है कि क्रेब्स साइकिल और ETS इन दोनों के बीच में, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होने से पहले एक और रिएक्शन यहां पर होता है जिसको हम लोग लिंक रिएक्शन कहते हैं। तब जाकर के क्या होता है, ये कंप्लीट होता है। बेसिकली 4 ही प्रोसेस होते हैं, लेकिन एक छोटा सा प्रोसेस यहां पर और होता है जिसको हम लोग लिंक रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये तो एक हम ये कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट रोल अदा करते ही है, ठीक है, लेकिन क्रेब्स साइकिल के बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होने के लिए लिंक रिएक्शन होना बहुत आवश्यक होता है। जब ये आप लोगों ने सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ा होगा तो उसमें सारे प्रोसेस पढ़े होंगे, अच्छे से समझ में आया होगा। खैर, तो इस तरीके से बेटा ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है कंप्लीट, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया का हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कवरी भी देख लिया है। इससे जो क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पर लिखा दिया है। इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको पढ़ा दिया और फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी मैंने पढ़ा दिया है। इससे बाहर क्वेश्चन आपका बीएससी में नहीं पूछा जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है कंप्लीट। देन इसके बाद में जो सेकेंड हमारा सेल ऑर्गेनल है उसका नाम है राइबोसोम, और इस राइबोसोम को बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।